Hello students, welcome to S2 On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू। इकोलॉजी यूनिट हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें हम बताया था कि 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या पढ़े थे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा हम लोग पढ़े इकोसिस्टम। तीसरा हम लोग पढ़े बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और चौथा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंटल इशू। अब इन्वायरमेंटल इशू जो पढ़ेंगे हम, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या इशू है। चैप्टर का नाम क्या है? इन्वायरमेंटल इशू। तो आपके इन्वायरमेंट में क्या ऐसा चीज़ है जो कि आप यूटिलाइज करते हैं और आपके इन्वायरमेंट में क्या ऐसा चीज़ है जो उस प्रोडक्ट को क्या करता है? पॉल्यूटेड करता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम लोग पॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म समझ गए क्या होता है, पॉपुलेशन समझ गए क्या होता है, इकोसिस्टम समझ गए, एनर्जी फ्लो समझ गए, सब कुछ समझ गए। इकोसिस्टम का सर्विस क्या होता है ये सब हम लोग समझ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इसका कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, इसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इकोलॉजी का वो क्या है? इन्वायरमेंटल इशूज। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लीजिए, कंटेंट क्या है आपका। इन्वायरमेंटल इशूज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एयर पोल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वाटर पोल्यूशन। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक सीवेज जो होता है, इसके बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है कि चैप्टर 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं सीवेज ट्रीटमेंट वाला। उसके बाद हम लोग आगे का जो हमारा यूनिट है वो क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? यूट्रोफिकेशन। और उसके बाद जो हमारा अगला होगा सॉलिड वेस्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। फिर हमारा है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? ओजोन डिप्लीशन, कैसे ओजोन होल बन रहा है और कैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग हमारा सबसे लास्ट टॉपिक क्या है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है, डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं, चिपको मूवमेंट क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के बारे में बोलता है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। एयर का पोल्यूशन का प्रिवेंशन और उसका कंट्रोल। एयर का जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकना है, फिर उसको रोक के उसको कंट्रोल करना है कि उतना ही रहे, वो आगे ना बढ़े। इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था कब? 1981 में, लेकिन अमेंडेड कब हुआ? 1987 में। ठीक है, और 1987 में इसको अमेंडमेंट करके ये बताया गया कि एयर पोल्यूशन में नॉइज पोल्यूशन भी आता है। एयर पोल्यूशन में नॉइज पोल्यूशन भी आता है। तो इट इंक्लूड्स नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो नॉइज भी एक क्या है? एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन का पार्ट है। ये चीज कौन बताया? 1987 का जो अमेंडमेंट हुआ एयर पोल्यूशन एक्ट में, उस अमेंडमेंट के हिसाब से ये बताया गया कि नॉइज भी एक क्या है? एयर पोल्यूशन है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है कि 150 डेसिबल, कितना? डीबी का मतलब क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? साउंड का इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि साउंड कितना ऊंचा है कितना नीचा है। मतलब जोर से चिल्ला रहा है कोई धीरे से चिल्ला रहा है, तो जोर से चिल्ला रहा है मतलब हाई डेसिबल है, धीरे से चिल्ला रहा है मतलब लो डेसिबल है। तो आपको
एनसीईआरटी में एक डाटा दिया है कि 150 डेसिबल का जो साउंड होता है, जो कि जेट एयरप्लेन वगैरह सबसे जो ऊपर सुपरसोनिक वेव्स जा रहा होता है, उससे जो वेव्स निकलता है, उससे जो साउंड निकलता है, वो साउंड जो होता है इतना खतरनाक होता है कि हमारा ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। ईयर ड्रम जानते हैं आप, एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है। तो मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है, ठीक है, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं कि कान का पर्दा फट जाएगा। तो इतना ज़्यादा तेज आवाज़ ईयर ड्रम डैमेज कब होगा? जब 150 डेसिबल या इससे ज़्यादा का साउंड होगा। और ये साउंड कहाँ से निकलता है? जेट एयरवेज से, एयरप्लेन से निकलता है। ये आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, डाटा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये आपको हम बताएं नॉइज़ के बारे में। उसके बाद बताइए कि एयर पोल्यूशन के लिए जो एक्ट आया है, तो सवाल ये है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, क्या होगा तो हम बोलेंगे कि एयर पोल्यूशन हो गया है। तो इसके लिए जवाब ये है कि एयर, नॉर्मल एयर में क्या क्या होता है। तो आप जानते हैं नॉर्मल एयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% फिक्स परसेंटेज होता है और बाकी सारे अदर गैसेस होते हैं, ठीक। तो ये नॉर्मल एयर होता है। तो हम कब बोलेंगे कि एयर पोल्यूशन हो गया? जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में बढ़ जाए। जो भी न्यूट्रल गैस है, उस न्यूट्रल गैस को छोड़ के जो भी हार्मफुल गैसेस है, हार्मफुल गैसेस का कंसंट्रेशन अगर एयर में ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि एयर पोल्यूटेड है। क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूटेड है। इसके अलावा अगर डस्ट पार्टिकल एयर में ज़्यादा हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा हो गया, पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो गया, जैसे इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकलता है तो धुआं के साथ साथ वो राख का टुकड़ा भी निकलता है, छोटा छोटा काला काला टुकड़ा भी निकलता है, ठीक है, वो सब एयर में घूम रहा है डस्ट पार्टिकल बन के। तो ये कहने का मतलब है कि एयर में डस्ट पार्टिकल जरूरत से ज़्यादा हो, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज़्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे? एयर क्या हो गया है? पोल्यूटेड हो गया है। तो एयर पोल्यूशन क्या है ये समझ में आया आपको कि नॉर्मल एयर का कंस्टिट्यूएंट में जो भी एबनॉर्मलिटी आता है उसके परसेंटेज में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल परसेंटेज है उससे अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम क्या बोलेंगे? एयर क्या हो गया है? पोल्यूटेड हो गया है। ये बात कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि एयर पोल्यूशन को कम कैसे करें, कैसे एयर पोल्यूशन को रोकें और कैसे उसको कंट्रोल करें। तो जैसे अभी हम आपको बताए कि फैक्ट्री से निकलता है धुआं और धुआं के साथ साथ राख का टुकड़ा भी निकलता है, छोटे छोटे एकदम नन्हे नन्हे से पार्टिकल निकलते हैं फैक्ट्री से, ठीक है, और वो एयर में आएगा तो एयर को पोल्यूटेड करेगा। तो हम क्या करें कि जिस समय वो फैक्ट्री से निकल रहा है उसी समय उसमें से पोल्यूटेंट को निकाल लें। तो मतलब फैक्ट्री से जो एयर निकलेगा वो लगभग जैसा एयर है वैसा ही एयर निकलेगा। धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लीजिए, उसमें जो डस्ट पार्टिकल है उस डस्ट पार्टिकल को निकाल लीजिए, उसको निकाल के अलग कर लीजिए, तब जो बाहर निकलेगा धुआं उसमें कम पार्टिकल होगा, उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, उसमें पार्टिकुलेट मैटर नहीं होगा, तो वो एयर को पोल्यूटेड नहीं करेगा। तो फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं को, जिसमें कि पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जो डायग्राम है आपका, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, ये वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि मान के चलिए फैक्ट्री है, ठीक, चिमनी है, यहां से धुआं निकल रहा है। क्या करेंगे, इस धुआं को, डर्टी एयर को यहां से इधर पास कराएंगे। ये देखिए डर्टी एयर लिखा हुआ है, डर्टी एयर इधर से पास कराएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। तो जैसे ही डर्टी एयर अंदर जाएगा, यहां 1 2 3, ये 3 जो है कहता है कि निगेटिवली चार्ज्ड वायर है। ये तीनों क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड वायर है। और ये वायर जो होता है वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है। इस पे होता है, बहुत हाई वोल्टेज पे होता है। उसके कारण क्या होता है कि इस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन। हाई वोल्टेज पे वायर होगा तो उसके आसपास एयर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इधर से जो डर्टी एयर आया, उस डर्टी एयर में जो भी पार्टिकल होगा, जो भी पार्टिकुलेट मैटर होगा, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, छोटा छोटा
धूल कण होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, उस डस्ट पार्टिकल पे जाके इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा। क्या होगा? डस्ट पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा। अब डस्ट पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन चिपक गया तो उसके बाद अब आगे बढ़ता है वो डस्ट पार्टिकल, तो आगे बढ़ता है तो ये जो है कलेक्टर प्लेट है, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, ये जो प्लेन है वो क्या है? कलेक्टर प्लेट है। इस पे जाके वो डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है, प्रिसिपिटेट कर जाता है। प्रिसिपिटेट आप जानते हैं, प्रिसिपिटेट कर जाएगा वो डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो अब जब यहां से बाहर निकलेगा तो डस्ट पार्टिकल तो यहीं रह गया, तो बाहर जो निकलेगा वो कौन निकलेगा? क्लीन एयर निकलेगा। तो वही चीज यहां दिखा रहा है कि क्लीन एयर यहां से बाहर निकला, तो डर्टी एयर डाले अंदर और निकला कौन? क्लीन एयर। तो उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल था वो कहां रह गया? कलेक्शन प्लेट पे रह गया, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। आपके एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है कि 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा अगर पार्टिकुलर साइज है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तब दिक्कत है, ये हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उससे कम वाले को क्या करना है? क्लीन करके हटा लेना है, क्योंकि वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाएगा अंदर, लंग्स के थ्रू अंदर बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस कर जाएगा वो अल्वियोलर मेम्ब्रेन को, अगर पार्टिकुलर साइज छोटा होगा तो एक तो मेथड हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर से क्या कर सकते हैं हम? डर्टी एयर को क्लीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डर्टी एयर को क्लीन कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है हमारा स्क्रबर। दूसरा मेथड क्या है? स्क्रबर। ये भी डर्टी एयर को क्लीन करना है, लेकिन ये भी डर्टी एयर को क्या करता है? क्लीन करता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये सिर्फ गैसियस मैटर को क्लीन करता है। जैसे ये क्या कर रहा था? पार्टिकुलेट मैटर को हटा रहा था, तो उसमें गैसियस जो पोल्यूटेंट है उसको हटाएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्क्रबर मेनली किसको रिमूव करता है डर्टी एयर से? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ये कैसे काम करता है? इसका मैकेनिज्म देखिए। इसमें क्या होगा कि डर्टी एयर इधर से पास कराए, डर्टी एयर यहां से पास कराए, ये गया ऊपर, ठीक है, डर्टी एयर ऊपर गया। एयर जब ऊपर जाएगा तो इधर से हम वाटर या लाइम का क्या डाले? स्प्रे डाले। क्या डाले? वाटर या लाइम का स्प्रे। लाइम मतलब क्या होता है? चूना, ठीक, और वाटर मतलब वाटर। तो वाटर का स्प्रे डालेंगे तो जो भी गैसेस है उसके इधर से वाटर का स्प्रे डालेंगे तो उसमें जो भी पार्टिकुलेट मैटर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, जो भी हैवी गैसेस होगा, वो नीचे आके क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेडिमेंट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और बाकी इधर से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्लीन एयर निकलेगा। तो स्क्रबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रबर मेनली किसको रिमूव करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड को। तो दो इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाए हम, जिससे हम क्या कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन को हटा सकते हैं, एयर पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, जो कि मेनली क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, और स्क्रबर जो कि मेनली क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। क्लियर यहां तक? तो एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल में नॉइज के बारे में भी आपको बता दिए कि नॉइज पोल्यूशन कब बोलेंगे, ठीक, और कब आया था इसका एक्ट? 1981 में आया था। फिर अमेंडमेंट कब हुआ? 1987 में। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डेट से, ठीक है, कि कौन सा एक्ट कब आया था। क्लियर है दोनों इंस्ट्रूमेंट? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक। तो वाटर का पोल्यूशन कब बोलेंगे और वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। देखिए, बोलता है कि ए मियरली 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी, 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी मेक्स द सीवेज वाटर अनअवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। मतलब अगर वाटर में 0.1% भी इम्प्योरिटी है तो हम उसको ह्यूमन यूज में यूज नहीं कर सकते, मतलब हम उसको किसी भी काम में यूज नहीं कर सकते। पीने का तो छोड़ दीजिए, किसी भी काम में यूज नहीं कर सकते। अब नाले का पानी है तो नाले का पानी से आप कपड़ा भी साफ नहीं कर सकते, नाले के पानी से आप नहा भी नहीं सकते, मतलब उसमें इम्प्योरिटी है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि 0.1% जो इम्प्योरिटी होता है वाटर में, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये पूछा जाता है आपसे। सस्पेंडेड सॉलिड का एग्जांपल बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्पेंडेड सॉलिड इन इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या क्या हो सकता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये क्या हो सकता है? सस्पेंडेड सॉलिड, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे पूछेगा कि कोलाइडल मटेरियल का एग्जांपल बताओ। तो ये क्या है? कोलाइडल मटेरियल इम्प्योरिटीज में, वाटर में जो 0.1% इम्प्योरिटीज होगा, आपसे ये से पूछेगा कि इम्प्योरिटीज इन वाटर हैविंग कोलाइडल इन नेचर। ठीक, तो कोलाइडल नेचर का कौन कौन सा इम्प्योरिटी होता है? फीकल मैटर होता है, ठीक, बैक्टीरिया होता है, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स होता है। तो ये चार आपको याद रखने हैं किसमें? कोलाइडल मटेरियल में। ठीक है यहां तक। इसके बाद तीसरा है हमारा डिजॉल्व्ड मटेरियल्स, मतलब वाटर में घुले हुए होते हैं। ये कौन कौन से मटेरियल हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट और सोडियम, कैल्शियम वगैरह सब। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो वाटर में डिजॉल्व ही मिनरल एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर में जो डिजॉल्व चीज होता है ये नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में भी होता है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। अगर उसी का परसेंटेज अगर ज्यादा हो जाए तो वो वाटर को हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई डिजॉल्व मटेरियल्स की। तो इम्प्योरिटीज में, मतलब इम्प्योर वाटर में मेनली तीन चीज होगा। क्या क्या होगा? एक कोलाइड होगा, एक सस्पेंडेड सॉलिड होगा और एक डिजॉल्व मटेरियल्स होगा। और सबका आपको एग्जांपल याद रखना है। फिर बात करते हैं कि वेस्ट वाटर, जो भी वाटर वेस्ट हुआ है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कहने का मतलब जो इम्प्योर वाटर, आज क्या किए आप कि कपड़ा साफ किए, बहुत सारा पानी खर्च किए, वो पानी नाला से बह के कहाँ चला गया? नदी में चला गया। ठीक, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पानी को फिर से यूज किया जाए। क्या चाहते हैं? इस पानी को फिर से यूज किया जाए। तो हम क्या करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब आप लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम बस ये ग्राफ डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इस ग्राफ को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिवर। मतलब इस चैप्टर में हमको पढ़ना यह है कि जो भी वाटर था, तो आप जानते हैं रिवर क्या होता है? वाटर का रिसोर्स, वाटर रिसोर्स होता है। और बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो नदी में पानी पीते हैं। हिरन हो, शेर हो, कुछ भी हो, कहाँ पानी पीता है? नदी में पानी पीता है। तो नदी का पानी अगर खराब हो जाएगा तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो वही बोल रहा है कि हम जो डोमेस्टिक वेस्ट नदी में बहा देते हैं उससे नदी का पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो उसको एक ग्राफ के थ्रू समझा रहा है कि इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। रिवर में सीवेज डिस्चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले लाल वाला ग्राफ को स्टडी करते हैं। लाल वाला ग्राफ क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। इसका ग्राफ है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है कि शुरू में ये देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? रिवर के फ्लो का। ऐसे रिवर है, ठीक, इधर से डोमेस्टिक वेस्ट आया, इधर से क्या आया? डोमेस्टिक वेस्ट आया। तो यहाँ पे कचरा आया और ये कचरा इधर फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो वही चीज ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है। क्लियर यहां तक? अब जिस जगह पे कचरा आएगा वहां एक बार में बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आएगा कचरा उस टाइम पे यहाँ पे अभी तक कचरा नहीं आया है मान के चलिए, तो अभी तक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था डिजॉल्व, वो नॉर्मल था, हाई था, इतना ऑक्सीजन था। लेकिन जैसे ही कचरा आएगा, जैसे ही कचरा आएगा तो इस कचरा को डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया और फंजाई होंगे। और ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेगा? इस यहाँ के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, O2 यूटिलाइज्ड।
बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया बैक्टीरिया और फंजाई, तो यहां पे जितना भी ऑक्सीजन डिजॉल्व था वो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो तुरंत ही ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देखिए कम हो गया। ठीक, और जैसे जैसे यहाँ के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर गया, डिकम्पोज कर गया, उसके बाद यहाँ पे पानी साफ हो गया, फिर से ये कचरा आगे बढ़ गया, कचरा आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे पानी साफ हो गया फिर से, तो यहाँ पे फिर यहाँ से आगे बढ़ गया कचरा। ठीक, तो आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक ही बार में जितना कचरा आप डाले थे वहाँ से एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके कचरा आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके कचरा आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा कचरा और वहाँ पे क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होता जाएगा, तो होता जाएगा, तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा कचरा जो है डिकम्पोज हो जाए, सारा ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई सारा को खत्म कर चुका होगा, तो उसके बाद कोई वेस्ट मटेरियल बचेगा नहीं, तो उस वेस्ट मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करेगा नहीं तो बैक्टीरिया और फंजाई को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं तो वाटर में जितना ऑक्सीजन था वो वाटर का ऑक्सीजन का लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल था पहले वही फिर से अचीव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये तो हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन का बात। अब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये देखिए, जैसे ही कचरा आप नदी में डालें, जैसे ही कचरा आप नदी में डालें, तो वहां पे जो भी बैक्टीरिया और फंजाई है उस सब को, इस कचरा को डिजॉल्व कर, डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अचानक से डिमांड बढ़ेगा, अचानक से डिमांड बढ़ेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्यों कम हुआ था, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ था, एक ही बार में सारा कचरा डाल दिए थे, तो वहां पे जो भी ऑक्सीजन था, उस कचरा के साथ जो भी जीव जंतु आया था, उस कचरा के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे, वो सब वहां के ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड शुरू में नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे कचरा डाले आप, डिमांड जो है बहुत हाई हो गया। क्यों, क्योंकि उस कचरा को क्या करना है, डिकम्पोज करना है। ठीक है, और जैसे जैसे डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा फिर से ऑक्सीजन का डिमांड कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब फिर से बिल्कुल ही जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि अचानक से डिमांड जब बढ़ेगा ऑक्सीजन का, ठीक है, अचानक से डिजॉल्व ऑक्सीजन जब कम होगा, तो अचानक से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीजन ही नहीं है डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ये फिश को मिलेगा कहाँ से, तो मछली को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मछली मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, तो ये चीज लिखा हुआ है फिश किल। और दूसरा लिखा हुआ है डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, तो क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म का डिसअपियरेंस भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बोल रहा है रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर। कुछ समय के बाद क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन फिर से क्या आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा, वापस जितना मिनिमम था उतना मिनिमम हो जाएगा, तो फिर से वहां पे क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स रह सकता है, क्योंकि उसको अब ऑक्सीजन मिलने लगेगा। क्लियर यहां तक आपको? तो ये चीज आपको समझा रहे थे हम। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर और डिसअपियरेंस ऑफ
क्लीन वाटर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कैसे जो है इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है ये, और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है ये। ठीक, ये चीज आपको समझा दिया हम। इसके बाद का बात करते हैं हम, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। बायोमैग्निफिकेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, होता क्या है कि अगर मान के चलिए आप, कोई जीव जंतु है जो कि पानी में रहता है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है। ठीक, अब सवाल यह है कि इस पानी में हम टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स मिला दिए। यहां क्या मिलाया, डीडीटी। इस पानी में डीडीटी आ गया, क्या आ गया, डीडीटी। तो ये पानी जो है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, बहुत बड़ा अमाउंट है पानी का। तो इसमें जो थोड़ा सा डीडीटी मिला है, तो डीडीटी का कंसंट्रेशन बहुत कम है। देखिए क्या लिखा है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। डीडीटी का कंसंट्रेशन बहुत कम है। पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, 1/1 बिलियन, यानी कि 10 की पावर 9, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। 1 पार्ट पर 1 बिलियन, 1 बिलियन में 1 पार्ट। ठीक है, अब बात है कि वाटर से जो भी डीडीटी था, अगर इस वाटर में रहता है जू प्लैंकटन, कौन रहता है, जू प्लैंकटन, तो इसको यही वाटर यूज करना है। अब जू प्लैंकटन में जब डीडीटी गया, क्योंकि ये वाटर यूज करेगा, तो वाटर के साथ साथ डीडीटी भी जाएगा, डीडीटी डिजॉल्व है उसमें। तो जू प्लैंकटन में जब गया, तो अब वहां पे जाके अगर हम डीडीटी का कंसंट्रेशन देखें तो 0.04 ppm हो जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर ये क्या है, ppb, और ppm पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, 1/10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन 10 की पावर 6 होता है और 1 बिलियन 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि जू प्लैंकटन 0.04 ppm हो गया। जू प्लैंकटन को कौन खाया, स्मॉल फिश, छोटा मछली जू प्लैंकटन को खा गया। तो जू प्लैंकटन के शरीर में जितना डीडीटी था वो इसके पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। और एक जू प्लैंकटन को तो खाता नहीं है, बहुत सारे जू प्लैंकटन को खा लिया मछली, तो बहुत सारा डीडीटी पहुंच गया। तो अब इस मछली के शरीर में डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.5 ppm हो गया। कितना हो गया, 0.5 ppm। ये चीज समझ में आ रहा है आपको। तो 0.5 ppm जो है कहां आ गया है, स्मॉल फिश में। तो हम देख रहे हैं एक पैटर्न कि कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पानी से गए जू प्लैंकटन से गए स्मॉल फिश, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। किस चीज का, डीडीटी का। अब स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश, स्मॉल फिश को कौन खाया, लार्ज फिश खाया। तो स्मॉल फिश के शरीर के अंदर जितना डीडीटी था वो सारा डीडीटी कहां चला जाएगा, लार्ज फिश के अंदर। तो लार्ज फिश के अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 2 पार्ट्स पर मिलियन। 0.5 था, सीधे 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना कंसंट्रेशन हो गया। ठीक, अब लार्ज फिश को कौन खाया, फिश ईटिंग बर्ड्स, जो मछली खाने वाली चिड़िया होती है वो उस मछली को खा गया। तो फिश ईटिंग बर्ड्स के शरीर में कंसंट्रेशन कितना हो गया, 25 पार्ट्स पर मिलियन। सीधे कितना हो गया, 2 से 25, कितना गुना हो गया, 12 गुना हो गया। ठीक, तो लगभग 12 टाइम्स हो गया। तो 0.03 पार्ट्स पर बिलियन से पार्ट्स पर मिलियन में आया, पार्ट्स पर मिलियन से फिर बढ़ता गया कंसंट्रेशन। तो इसी चीज को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब कंसंट्रेशन जो होता है हर ट्रॉपिक लेवल पे मैग्नीफाई होता है। ये ट्रॉपिक लेवल है, इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल में गए तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया, बढ़ गया। उस ट्रॉपिक लेवल से और दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो कंसंट्रेशन फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। उससे और जाएंगे ऊपर तो और मैग्नीफाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट क्या होता है। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इशूज।
ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट में दो तरह का वेस्ट है, ई वेस्ट और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे आपके घर में मोबाइल था, खराब हो गया, मोबाइल टूट गया या मोबाइल फूट गया, पटक दिया कोई, या फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया था, तो मोबाइल हो गया खराब। अब उस मोबाइल का कोई काम नहीं है, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कोई बैटरी था, बैटरी खराब हो गया, बैटरी का लाइफ खत्म हो गया, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कोई प्लग खराब हो गया, स्विच खराब हो गया, वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इन सारे वेस्ट का क्या करें, इसको कहाँ फेंकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो मेटेलिक पार्ट होगा उसमें, तो जल्दी क्या वो डिकम्पोज होगा ही नहीं, वो कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो उसका कैसे मैनेजमेंट करें सॉलिड वेस्ट का। तो एक तरीका तो क्या है इंसिनरेशन, एक तरीका क्या है इंसिनरेशन, उसको जला दीजिए हाई वोल्टेज पे, हाई टेम्परेचर पे, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लेकिन उससे भी क्या होगा हार्मफुल गैसेस निकलेगा। तो दूसरा तरीका यह है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक चीज कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसफर किया जाता है। कहां से कहां ट्रांसफर किया जाता है, डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में। क्यों ट्रांसफर किया जाता है, उससे क्या फायदा है डेवलपिंग कंट्री को। तो मान के चलिए कि खराब मोबाइल है, खराब बैटरी है, खराब प्लग है, खराब स्विच है, कुछ भी है, ट्रक भर भर के खराब बैटरी वाला, खराब मोबाइल वाला ट्रक आता है, ट्रक भर भर के आया, जैसे अमेरिका से आया चाइना या अमेरिका से आया इंडिया, ट्रक भर के आया। अब उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन होते हैं, आयरन होते हैं, ठीक है, कॉपर होता है। तो इन सारे मेटल को क्या किया जाता है, वापस उसमें से रिसाइकल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। कुछ चीज़ें होता है जिसका हम रीयूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बेस्ट मैनेजमेंट यही होता है कि आप उसको या तो रिसाइकल कर लीजिए या उसको रीयूज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, रिसाइकल कर लीजिए या रीयूज कर लीजिए, क्योंकि उसको जलाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। जलाने से आपको इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ई वेस्ट का मैनेजमेंट का बात। उसके बाद है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आप देखे होंगे कि सूखा कचरा, गीला कचरा, इस तरह से कचरा वाला डब्बा होता है, ब्लू रंग का, हरा रंग का, ये सब डब्बा होता है। म्यूनिसिपैलिटी से गाड़ी आती है, वो आपके घर का कचरा ले जाती है, ठीक, और शहर के बाहर कहीं जाके डंप कर देती है। डंप यार्ड होता है एक, वहाँ पे जाके कचरा का ढेर होता है, ठीक है। वहाँ पे उसको गड्ढा के अंदर, गड्ढा करके गड्ढा के अंदर डंप किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल जितना है वो क्या हो जाता है, बायोडिग्रेड कर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वो क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है, खाद बनाता है। क्या बनाता है, कंपोस्ट, यानी कि खाद। क्लियर है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है मेनली क्या होता है, मेनली बायोडिग्रेडेबल। यहाँ हम लिख सकते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मेनली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक। और जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, नॉन बायो डिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसका मैनेजमेंट क्या हो, या तो रिसाइकलिंग या फिर रीयूज। ठीक, तो ये हो गया सॉलिड वेस्ट का कहानी। सॉलिड वेस्ट के बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब जो भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जहां पे एटम बम वगैरह बनता है, या फिर जो भी न्यूक्लियर सेंटर है जहां पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है वहां पे क्या होता है कि हैवी मेटल्स पे बॉम्बार्डिंग किया जाता है अल्फा वेव्स का। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव वेव्स निकलते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज करते हैं। वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से दिक्कत क्या है हमको, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है,
कार्सिनोजेनिक होता है। तो हम लिखते हैं रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर कार्सिनोजेनिक। ठीक, तो इसको समझते हैं कि ये क्यों कार्सिनोजेनिक। रेडियो एक्टिव रेडिएशन अगर कार्सिनोजेनिक है तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये क्यों बनाते हैं हम, इससे क्या होता है। तो वेरियस रिसर्च पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर में मान के चलिए जैसे भाभा रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक, तो इस रिएक्शन से क्या बनता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है। क्या बनता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करता है। क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट से क्या निकलता है, हार्मफुल रेडिएशन। तो हार्मफुल रेडिएशन इन द सेंस ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है, ये हार्मफुल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। ये रेडिएशन कैंसर कॉज कर सकता है। तो हम क्या चाहेंगे कि इससे जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकला है उसको मैनेजमेंट करें, उसको इस तरह से डिस्पोज करें, उसको इस तरह से हटाएं वेस्ट मटेरियल को कि वो रेडिएशन हम तक नहीं पहुंचे, ह्यूमन तक नहीं पहुंचे। तो क्या फायदा होगा उससे कि वो रेडिएशन सोसाइटी में नहीं आएगा, कैंसर कॉज नहीं करेगा। जैसे आप जानते होंगे कि जापान में हिरोशिमा पे और नागासाकी पे जो बम गिराया था अमेरिका, एटम बम, तो उस एटम बम से जो रेडिएशन निकलता है वो आज तक निकल रहा है। और उस रेडिएशन के कारण वहाँ पे जो है बच्चे जो पैदा ले रहे हैं वो विकलांग पैदा ले रहे हैं और बहुत तरह की बीमारियाँ हो रही है रेडिएशन से। ठीक है, तो एटम बम इसलिए क्या है, खतरनाक चीज़ है। उससे क्या निकलता है, हार्मफुल रेडिएशन निकलता है। तो रेडिएशन को कैसे मैनेज करें। अब न्यूक्लियर रिएक्टर तो है, रिसर्च सेंटर तो है, रिसर्च सेंटर है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बनेगा। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे मैनेज करें। तो पहली बात तो वो जो रेडियो एक्टिव रिसर्च सेंटर है उसको आप सोसाइटी से दूर बनाइए, जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, या फिर जहाँ से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे बनाइए आप रिसर्च सेंटर, ताकि अगर कुछ रेडियो एक्टिव वेव्स लीक भी कर रहा है तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं हो, किसी को घाटा नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो। और दूसरा बात, जो भी वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट को ऐसे यहाँ जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। उसको क्या करना है, कैसे मैनेज करते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसको क्या करते हैं, ओशियन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, ओशियन में, और वहाँ पे 500 मीटर डीप गड्ढा करते हैं। 500 मीटर्स, 500 मीटर डीप क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, और उसमें जाके उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट्स। तो उसमें 500 मीटर अंदर, जमीन के 500 मीटर अंदर, मतलब आधा किलोमीटर अंदर जमीन के क्या कर दिए हम, रेडियो एक्टिव वेस्ट को गड्ढा कर दिए। जैसे कोई हैवी मेटल है, हैवी मेटल का टुकड़ा है, उससे रेडिएशन निकल रहा है। ठीक, तो हम क्या किए, उसको चारों तरफ पहले सीमेंट से पैक कर दिए या फिर कुछ ऐसा मटेरियल से पैक कर दिए। ठीक, और उसको उस बड़े बड़े ब्लॉक को, सॉलिड ब्लॉक को जाके 500 मीटर गड्ढा में, ओशियन में जाके डिस्पोज कर दिए। तो वहाँ से रेडिएशन आने का चांस क्या रहेगा, कम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद हमारा अगला है टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखिए, ये है हमारा अर्थ, ये क्या है हमारा अर्थ। सनलाइट आएगा, यहां से रेडिएशन निकलेगा, सन का लाइट आया, ठीक, ये क्या है सन, और ये वापस टकरा के बाहर जाएगा, वापस टकरा के एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो बीच में जो होता है गैसेस का लेयर होता है, वो लेयर क्या करता है, इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वापस ये अर्थ पे भेज देता है। क्या करता है, वापस ये अर्थ पे भेज देता है। तो इस गैसेस के लेयर के कारण अर्थ से जो रेडिएशन टकरा के वापस जा रहा था वो वापस अर्थ पे ही आ गया। तो अर्थ पे गर्मी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो अर्थ पे गर्मी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो सवाल ये है कि ये ऐसा कौन सा गैस है एटमॉस्फेयर में जो कि ऐसा काम करता है। तो ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर क्या है मीथेन, फिर क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये डायरेक्ट आपसे परसेंटेज पूछा जाता है, परसेंटेज ऐसे पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है CO2 का, उसके बाद किसका होता है CH4 का, और उसके बाद किसका होता है CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और उसके बाद किसका होता है N2O का नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो ये परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन से गैस का कितना परसेंटेज है। क्लियर यहाँ तक? तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग ये है कि अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं ये आपको हम थोड़ा सा बताए थे। देखिए ये हमारा अर्थ है, ये क्या है अर्थ, इधर है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ पोल, ये है इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, सालों भर क्या होता है सीधी रेखा आती है, स्ट्रेट सनलाइट आता है यहाँ पे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है ऑब्लिक सनलाइट जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे बर्फ होता है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस, +30, +40, +50 के आसपास हो सकता है। डेजर्ट वगैरह सब में 50 का होता है, ठीक है। तो पूरे अर्थ का अगर हम एवरेज टेम्परेचर लें तो पूरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, उस एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मतलब पूरे ग्लोब का वार्मिंग हो रहा है, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का मान के चलिए 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 15 से 20 की ओर आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरे ग्लोब का क्या हो रहा है, वार्मिंग हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का लिटरल मीनिंग क्या है, वार्मिंग ऑफ ग्लोब, वार्मिंग ऑफ होल अर्थ। और इसका मेन कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान है हमको? नुकसान ये है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे या फिर इसके अलावा आर्कटिक में, अंटार्कटिका में जो है हमारा क्या है, बर्फ है, आइस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आइस है वो पिघल जाएगा। आइस अगर पिघल जाएगा तो आइस के पिघलने से क्या बनेगा, पानी। और ऑलरेडी अर्थ पे 70% क्या है, पानी, ठीक है। तो क्या होगा कि एक डाटा है हमारे पास, वो डाटा कहता है कि अर्थ पे जो है 70% तो क्या है, ओशियन है, बच गया 30%। उस 30% में जो भी आइस लेयर है, उस आइस लेयर का अगर 10% भी पिघल गया, कितना परसेंट, 10% भी आइस अगर मेल्ट कर गया तो ये क्या करेगा, पूरे अर्थ को पानी में डुबा देगा, पूरे अर्थ को पानी में
डुबा देगा। तो कुछ भी लैंड एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया बचेगा ही नहीं, सिर्फ एक्वेटिक एरिया बचेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये नुकसान है कि लाइफ जो है, टेरेस्ट्रियल लाइफ खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्वेटिक लाइफ बचेगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को क्यों रोकना जरूरी है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद का हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन डिप्लेशन से क्या लेना देना है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। जो ओजोन है वो क्या करता है, पहले ये समझते हैं। O3 फॉर्मूला होता है ओजोन का। ओजोन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन। होता क्या है कि सनलाइट से जो रेडिएशन आता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होता है, और वो कुछ अल्ट्रावायलेट रेज ऐसा होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। वो क्या कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है, हमारा क्या कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है, और भी बहुत सारा बीमारी कर सकता है, कैटरैक्ट कर सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस कर सकता है, बहुत सारा बीमारी कर सकता है। ठीक है, तो जो भी हार्मफुल रेज आता है सनलाइट से, उसको क्या करता है, ओजोन का लेयर रोक लेता है। उसको क्या करता है, ओजोन का लेयर रोक लेता है। तो सनलाइट से हार्मफुल जो भी रेज आ रहा था वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। अब समस्या क्या हो रहा है कि अर्थ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि ओजोन के लेयर में होल हो रहा है, छेद हो रहा है। तो वो अब क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक नहीं पाएगा। तो क्या होगा, हार्मफुल रेडिएशन आएंगे और अर्थ पे रहने वाले जीवों को क्या होगा, उस अल्ट्रावायलेट रेज से डैमेज पहुंचेगा। तो इस तरह से है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये अर्थ है, ये ओजोन लेयर है, ये सन है। ठीक, तो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आया, बाकी सारा रेज को आने दिया, और अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल है उसको रोक लिया। ठीक, अब लेकिन अर्थ पे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉल्यूशन मेनली कौन कर रहा है, मेनली जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ जाके क्या करता है, ओजोन के लेयर को डैमेज कर रहा है। ठीक, तो ओजोन के लेयर को डैमेज कर रहा है, तो अगर ओजोन का लेयर यहाँ से डैमेज हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ओजोन का लेयर हटा दिए, ठीक, तो ओजोन का लेयर अगर हम हटा देंगे, ओजोन का लेयर अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा दिक्कत, इधर से अल्ट्रावायलेट रेज इधर से आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज इधर से आ जाएगा और अर्थ पे पहुंच जाएगा, तो अर्थ पे उससे डैमेज हो सकता है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, बोला ओजोन होल इज द एरिया अबव अंटार्कटिका शोन इन पर्पल कलर, हियर द ओजोन लेयर इज थिनेस्ट। ठीक, तो जहां ओजोन का लेयर थिन हो गया है उसी को होल बोला गया है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट होल बना नहीं है वहां। ओजोन का जो थिकनेस है, जैसे मान के चलिए इतना थिकनेस था, अब कहीं पे क्या हुआ कि इतना थिकनेस था, अब कहीं पे क्या हुआ कि इतना थिकनेस बचा। ठीक, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल दिए कि ओजोन होल हो गया है। क्या हो गया है, ओजोन होल। क्लियर है ओजोन होल क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन होता है। क्या होता है कि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं। कहीं गए, किसी नए जगह पे गए, लिख देते हैं हम न्यू प्लेस, वहां क्या किए, कल्टीवेशन किए, खेती किए। ठीक, खेती करने के बाद क्या किए, फसल काट लिए। क्या किए, फसल काट लिए, और फसल काटने के बाद जो भी सूखा बचा उसको क्या किए, जला दिए, बर्न। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, पहले फसल को काटे, फिर जो बच गया उसको जला दिए, और फिर आगे बढ़ गए किसी नई जगह पे।
तो आप क्या कर रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से झूम कल्टीवेशन से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट का रिमूवल, उसका उपाय क्या है, रिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का उपाय क्या है, रिफोरेस्टेशन, मतलब जितना पेड़ आप काटे हैं उतना पेड़ लगाइए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा लगाइए, क्योंकि पोल्यूशन उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो रिफोरेस्टेशन क्या है, प्लांटिंग ट्रीज। उसके बाद है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इज द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन। तो मतलब चिपको मूवमेंट क्या था, चिपको आंदोलन बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें क्या था कि कुछ आदिवासी समुदाय के लोग क्या करते थे कि जब जंगलों को काटने की बारी आती थी, जंगल काटने के लिए ठेकेदार लोग आते थे, तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को इस तरह से पकड़ के चिपक गए और बोलते थे कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटना। ठीक है, तो इस तरह से, और जब तक वो ठेकेदार लोग वापस चले नहीं जाते थे तब तक वो पेड़ से चिपके रहते थे। तो ये आपका चिपको मूवमेंट यानी कि चिपको आंदोलन था। और इस तरह से क्या किया गया था कि पेड़ों को कटने से रोका गया था। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट इज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन। यहां लिख देते हैं हम, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक। सबसे लास्ट टॉपिक है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि ऐसे लोग जो चिपको आंदोलन करते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, इनसे सरकार ने क्या किया, एक समझौता किया। क्या किया, समझौता किया। तो इन सरकार ने बोला कि आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए, इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सरकार और जो लोकल लोग हैं वो दोनों मिल के अगर डिफोरेस्टेशन को रोक रहे हैं, दोनों मिल के अगर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। ठीक है, तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तो डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए चिपको मूवमेंट टाइप से आप कुछ कर सकते हैं, या फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन का कॉज एक पता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फिर उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप, डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो इन्वायरमेंटल इशू में हम लोग क्या क्या पढ़े, इन्वायरमेंटल इशू में हम लोग पढ़े एयर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, फिर पढ़े सीवेज का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। ठीक है, उसका इम्प्योरिटी वाटर में 1%, 0.1% इम्प्योरिटी है तो क्या क्या हो सकता है, कोलाइडल हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये पढ़ लिए हम लोग। ठीक, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़े, डिफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। तो इस तरह से आपका इकोलॉजी का यूनिट खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे ऑनलाइन डाउट पूछ लीजिएगा, और इकोलॉजी का यूनिट को एक बार अच्छे से NCERT से पढ़िएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।